हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टीचर कनेक्शन। आज के वीडियो में हम बात करेंगे क्लास सेवेंथ एनसीईआरटी चैप्टर 7 जंतुओं और पादपों में परिवहन। परिवहन यहाँ पर जंतुओं और पादपों में किसका होता है? रक्त का परिवहन होता है, जल का परिवहन होता है और खाद्य जो खनिज पदार्थ होते हैं, जो कि पोषक तत्व होते हैं, उनका परिवहन होता है। तो यहाँ पर जंतुओं और पादपों में किस प्रकार परिवहन होता है और किस तरह से सभी जो पोषक तत्व होते हैं वो मनुष्यों में पूरे शरीर में कैसे, सभी बॉडी पार्ट्स में कैसे पहुँचते हैं, जंतुओं में कैसे पहुँचते हैं और पादपों में कैसे पहुँचते हैं, तो ये हम इस चैप्टर में देखेंगे। तो आज का हमारा ये पार्ट 1 है और इसमें हम कुछ टॉपिक ही करेंगे। हम थोड़ा थोड़ा करके 2-3 पार्ट में इसको डिवाइड करके पढ़ेंगे, जिससे कि हमें बर्डन ना हो और छोटे छोटे वीडियोज़ में हम इसको कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सभी जीवों को सभी जीवों को जीवित रहने के लिए भोजन, जल और ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। सभी जीवों को जीवित रहने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? भोजन की आवश्यकता होती है, जल की आवश्यकता होती है और ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। इन सभी पदार्थों को अपने शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाना होता है और साथ ही क्या होता है कि जंतुओं को उन अंगों में उत्पन्न अपशिष्ट पदार्थों का परिवहन उस स्थान तक करना होता है जहाँ से उन्हें बाहर निकाला जा सके। तो मतलब कि ये है कि जो भोजन, जल और ऑक्सीजन है, उसकी आवश्यकता तो सभी जीवों को है और इन पदार्थों के साथ साथ क्या होता है, कुछ अपशिष्ट पदार्थ भी होते हैं, उनको भी परिवहन के द्वारा ही शरीर से बाहर किया जाता है। तो आगे देखते हैं कि हमारे जो शरीर है उसमें जो हृदय और रक्त वाहिनियाँ संयुक्त रूप से हमारे शरीर का परिसंचरण तंत्र बनाती हैं। जो हृदय और रक्त वाहिनियाँ हैं वो संयुक्त रूप से हमारे शरीर का परिसंचरण तंत्र बनाती हैं। अब हम देखते हैं कि परिसंचरण तंत्र क्या होता है। तो आप इस डायग्राम को ध्यान से देखिए कि यहाँ पर ये जो रेड कलर की हैं वो धमनी बोलते हैं उनको, और जो ब्लू कलर की हैं उनको हम सिरा बोलते हैं, और ये है हमारा हृदय। और इन धमनी सिराओं का जाल इस तरीके से हमारे शरीर में बिछा हुआ है, एकदम पूरा जाल है, और ये इसी के द्वारा हमारे शरीर में पोषक तत्व, ऑक्सीजन और जो ब्लड है वो पूरे तरीके से सभी अंगों तक पहुंचता है। तो परिसंचरण तंत्र क्या होता है कि रक्त क्या होता है? तरल पदार्थ होता है। अब रक्त क्या होता है? तरल पदार्थ होता है, द्रव की तरह, जो रक्त वाहिनियों में प्रवाहित होती है और यह पचित भोजन को छोटी आंत से शरीर के अन्य भागों तक ले जाता है। तो रक्त क्या होता है? एक तरल पदार्थ होता है द्रव की तरह, और यह रक्त कहाँ जाता है? पचित भोजन को छोटी आंत, जो भोजन डाइजेस्ट हो जाता है उसको छोटी आंत से शरीर के अन्य भागों तक लेकर जाता है। और फिर क्या होता है कि फेफड़ों से ऑक्सीजन को भी रक्त ही शरीर की कोशिकाओं तक ले जाता है। जो हमारे शरीर की कोशिकाओं तक रक्त ही लेकर जाता है। रक्त शरीर में से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने के लिए उनका भी परिवहन करता है। तो रक्त ही क्या करता है? हमारे सभी भागों तक ऑक्सीजन लेकर के जाता है और अपशिष्ट को भी निकालता है। तो रक्त एक तरल पदार्थ से बना होता है और जिसे हम क्या कहते हैं? प्लाज्मा कहते हैं। तो रक्त जिस तरल से बना होता है उसका क्या नाम है? उसका नाम है प्लाज्मा। तो रक्त जिस तरल पदार्थ से बना होता है उसको हम बोलते हैं प्लाज्मा, जिसमें विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं निलंबित रहती हैं। अब रक्त का रंग लाल क्यों है? तो रक्त में एक प्रकार की कोशिकाएं हैं जिन्हें हम लाल रक्त कोशिकाएं कहते हैं, आरबीसी। जो रेड ब्लड सेल्स होती हैं, आरबीसी, लाल रक्त कोशिकाएं होती हैं जिनमें एक लाल रंग का वर्णक होता है जिसको हम क्या कहते हैं? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को अपने साथ संयुक्त करके शरीर के सभी अंगों में और अंततः सभी कोशिकाओं तक परिवहन करता है। हीमोग्लोबिन की कमी होने पर शरीर की सभी कोशिकाओं को कुशलतापूर्वक ऑक्सीजन प्रदान करना कठिन हो जाता है। हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण रक्त का रंग लाल हो जाता है। हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण जो रक्त का रंग है वो कैसा हो जाता है? लाल हो जाता है। तो आपको पता चला होगा कि हमारा जो ब्लड होता है वो रेड क्यों होता है? तो वो रेड होता है हीमोग्लोबिन के कारण। उसमें क्या पाई जाती हैं? आरबीसी पाई जाती हैं, जिनको हम रेड ब्लड सेल्स बोलते हैं, और इसी के कारण क्या होता है? हमारे
जो ब्लड का कलर है वो रेड होता है। और हम इनको बोलते हैं हिंदी में लाल रक्त कोशिकाएं। और इसी के ऑक्सीजन की जो कमी हो जाती है, ऑक्सीजन को प्रदान करना कठिन हो जाता है। जब भी हीमोग्लोबिन की कमी होती है तो क्या होता है, ऑक्सीजन की कमी को पूरा करना कठिन हो जाता है। और क्या होता है, और भी कोशिकाएं होती हैं रक्त में एक और प्रकार की कोशिकाएं होती हैं जिनको हम श्वेत रक्त कोशिकाएं कहते हैं, वाइट ब्लड सेल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, WBC। RBC और WBC। RBC हो गया रेड ब्लड सेल्स और WBC हो गया वाइट ब्लड सेल्स। अब RBC का तो हमने देख लिया, लेकिन अब देखते हैं WBC का। ये कोशिकाएं उन रोगाणुओं को नष्ट करती हैं। इनका क्या कार्य है कि ये उन रोगाणुओं को नष्ट करती हैं जो हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। तो जो वाइट ब्लड सेल्स हैं वो क्या करते हैं कि जो हमारे शरीर में रोगाणु हो जाते हैं उनको नष्ट करती हैं। फिर क्या होता है, आगे देखते हैं। रक्त का थक्का बन जाना उसमें एक अन्य प्रकार की कोशिकाओं की उपस्थिति के कारण होता है। तो जब भी हमारे चोट लग जाती है तो क्या होता है, ब्लड बहने लगता है और फिर उसके बाद में थोड़ी कुछ ही टाइम के बाद वहाँ पर थक्का बन जाता है। तो ये किसके कारण बनता है, प्लेटलेट्स के कारण बनता है, जिन्हें हम पट्टिकाणु बोलते हैं। आगे देखते हैं कि अब रक्त वाहिनियाँ क्या होती हैं। रक्त वाहिनियाँ किन्हें बोलते हैं और इनका क्या कार्य है, चलिए देखते हैं। जो रक्त शरीर में एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, रक्त वाहिनियाँ कहते हैं। मतलब जो ब्लड होता है वो एक जगह से दूसरी जगह जो जाता है उसको हम बोलते हैं रक्त वाहिनियाँ। अंतः श्वसन के समय ऑक्सीजन की ताज़ा आपूर्ति फेफड़ों यानी कि फुफ्फुस को भर देती है। जब हम अंतः श्वसन करते हैं, ऑक्सीजन अंदर लेते हैं, तो हमारे फेफड़ों में ताज़ी ऑक्सीजन होती है जो कि भर जाती है और फिर रक्त इस ऑक्सीजन का परिवहन हमारे शरीर के अन्य भागों में करता है। तो फेफड़ों से ऑक्सीजन लेकर जो ब्लड है वो उसका परिवहन हमारे शरीर के सभी भागों में करता है। और क्या करता है रक्त, साथ ही रक्त कोशिकाओं से कार्बन डाइऑक्साइड सहित अन्य अवशिष्ट पदार्थों को ले लेता है और फिर ये रक्त को क्या करते हैं, फिर रक्त को वापस हृदय में लाया जाता है। तो पहले क्या करता है, रक्त फेफड़ों से जो ऑक्सीजन है उसको लेके परिवहन करता है और जब वापस लौट रहा होता है तो अपने साथ कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य अपशिष्ट पदार्थों को ले लेता है और फिर से हृदय में वापस लाता है, जहाँ से यह फेफड़ों में जाता है और फेफड़ों से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल दी जाती है, जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा है। तो इस प्रकार शरीर में दो प्रकार की रक्त वाहिनियाँ पाई जाती हैं जो हमारे ब्लड को लेकर जाती हैं और इस तरीके के सारे कार्य करती हैं। उनका नाम है धमनी और शिरा। धमनी और शिरा जो कि हमारे ये जो पूरा प्रोसेस है जिसको करती हैं ऑक्सीजन लेने का और कार्बन डाइऑक्साइड निकालने का, सभी भागों तक पहुंचाने का। तो धमनी क्या होती है, धमनी हृदय से ऑक्सीजन समृद्ध रक्त को लेकर जाती हैं। तो धमनी क्या करती हैं, जो ऑक्सीजन समृद्ध रक्त है उसको शरीर के सभी भागों तक लेकर जाती हैं और फिर रक्त प्रवाह तेजी से होता है और अधिक दाब रहता है। अतः धमनियों की भित्तियां, दीवार को जो होती है ना वो मोटी और प्रत्यास्थ होती हैं। जो धमनी की दीवारें होती हैं और वो मोटी होती हैं और प्रत्यास्थ होती हैं, क्योंकि रक्त का प्रवाह बहुत तेजी से होता है और तेजी से प्रवाह के कारण क्या रहता है, दाब भी रहता है। तो ये है एक क्रियाकलाप जिसे हम खुद भी कर सकते हैं और आप कर सकते हैं, आपने कई बार किया भी होगा। तो जो हमारी जो नाड़ी होती है उसको अब जब हम इस तरीके से डायग्राम में दिखाया गया है टच करते हैं तो यहाँ पर हम देखते हैं थोड़ा सा कि यहाँ पे रक्त का प्रवाह जो होता है वो दिखता है और जो स्पंदन होता है, मतलब कि धक धक की आवाज़ जो आती है जिसको हम फील कर सकते हैं, अनुभव करते हैं, जो स्पंद होता है धक धक की आवाज़। और ये एक व्यक्ति में क्या होता है, स्पंदन 72 से 80 प्रति मिनट होता है। 72 से 80 स्पंदन प्रति मिनट होता है और ये जितनी बार होता है, जितने प्रति मिनट होता है, वहीं उसकी स्पंदन दर कहलाती है। तो ये आप खुद देख सकते हैं, जो डॉक्टर्स देखते हैं नाड़ी स्पंदन, हमारे आयुर्वेद में इसका भी वर्णन मिलता है। काफ़ी पुरानी विधि है नाड़ी स्पंदन की। आगे देखते हैं।
वे रक्त वाहिनियां जो कार्बन डाइऑक्साइड समृद्ध रक्त को शरीर के सभी भागों से वापस हृदय में ले जाती हैं, वो क्या कहलाती हैं? शिराएं कहलाती हैं। तो धमनी क्या करती हैं? वो ऑक्सीजन समृद्ध रक्त को लेकर जाती हैं, और ये जो शिराएं होती हैं ये कार्बन डाइऑक्साइड समृद्ध रक्त को शरीर के भागों से वापस हृदय में लेकर आती हैं। तो ये कार्य शिराओं का है। तो आप ध्यान दीजिए कि जो धमनी थी वो क्या कार्य कर रही थी? ऑक्सीजन समृद्ध रक्त को सभी भागों में लेकर जा रही थी, और जो शिराएं हैं वो क्या कर रही हैं? वो कार्बन डाइऑक्साइड समृद्ध रक्त को शरीर के सभी भागों से वापस लेकर आ रही है। कहाँ? हृदय में। तो ये शिराओं का कार्य है। शिराओं की भित्तियां अपेक्षाकृत कैसी होती हैं? पतली होती हैं। धमनी की आपने भित्तियां देखी कि मोटी होती हैं, क्योंकि रक्त का प्रवाह बहुत तेज होता है उस टाइम। शिराओं में से ऐसे वाल्व होते हैं जो रक्त को केवल हृदय की ओर ही प्रवाहित करते हैं। तो रक्त इधर उधर नहीं जाता है। शिराओं में ऐसे वाल्व होते हैं जिससे कि रक्त केवल हृदय की तरफ ही आता है। तो ये किस तरीके से होता है, पूरा डायग्राम है, चलिए समझते हैं। तो सबसे पहले ये हमारे फेफड़े हैं, और यहाँ पर आती है ऑक्सीजन, और फिर उसके बाद में ये धमनी हृदय में आकर के यहाँ से धमनी लेती है जो रक्त होता है ऑक्सीजन समृद्ध, उसको लेकर के केशिकाओं और आगे पहुँचती है। और इधर से क्या होता है? शिरा कार्बन डाइऑक्साइड युक्त जो हमारा जो ब्लड होता है उसको लाती है हृदय में, और वे फिर इसको इधर से बाहर निकाल देते हैं। तो निकाल देती है, तो इधर होते हैं, इधर से फेफड़ों से बाहर निकल जाती है कार्बन डाइऑक्साइड। तो इधर फुफ्फुस शिरा, मतलब कि ये फेफड़े, और इधर फुफ्फुस धमनी। इधर होती है शिरा और इधर हो गया धमनी, ये होती है केशिकाएं। तो ये है पूरा डायग्राम। आगे देखते हैं। ऊतकों में पहुंचकर वे पुनः अत्यधिक पतली हो जाती हैं। शिराएं और पतली हो जाती है जब वो ऊतकों में पहुंचती हैं। पतली नलिकाओं में विभाजित हो जाती हैं जिन्हें हम केशिकाएं कहते हैं। तो जो शिराएं होती हैं वो और पतली होकर के, धमनी जो होती है, धमनी शिरा, ये और पतली होकर के इस तरीके से आगे और नलिकाओं में बढ़ जाती हैं जिन्हें हम केशिकाएं बोलते हैं। और फिर इनसे क्या होता है? फिर जिन्हें हम केशिकाएं कहते हैं। जो शिराएं होती हैं वो जो धमनी और शिराएं हैं वो ऊतकों में पहुंचकर पुनः अत्यधिक पतली हो जाती हैं और नलिकाओं में विभाजित हो जाती है जिन्हें हम केशिकाएं बोल देते हैं। और केशिकाएं पुनः मिलकर शिराओं को बनाती हैं जो रक्त को हृदय में ले जाती हैं। तो ये है हमारा पूरा प्रोसेस कि ऊतकों में जब ये पहुंचती हैं तो क्या होता है कि ये और नलिकाओं में विभाजित हो जाती हैं और अधिक पतली हो जाती हैं, इनको हम केशिकाएं कहते हैं। और ये पुनः एकत्रित हो जाती हैं और शिराएं बनती हैं, और फिर से ये हृदय में रक्त को लेकर जाती हैं। आगे देखते हैं, रक्तदान के बारे में जानते हैं। रक्तदान क्या होता है? रक्त की अनुपलब्धता के कारण सैकड़ों लोग अपनी जान गंवा देते हैं। स्वेच्छा से किया गया रक्तदान हानि रहित व दर्द रहित होता है, जो कई अनमोल जानें बचा सकता है। रक्तदान अस्पतालों में सरकार द्वारा अधिकृत जगहों पर ही किया जाना चाहिए। दान किया गया रक्त ब्लड बैंकों में विशेष देखभाल में रखा जाता है। तो रक्तदान बहुत ही बड़ा दान है जिससे कि कई लोगों की जान बच सकती है। तो आगे के जो टॉपिक हैं वो हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। आई होप आपको धमनी, शिरा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और कैसे रक्त का थक्का बनता है और कैसे ये रक्त वाहिनियाँ हमारे शरीर में रक्त को लेकर के जाती हैं, धमनी और शिरा किस तरीके से कार्य करती हैं, इनका क्या कार्य होता है, आपने अच्छे से समझा होगा। और अब तक हमने क्लास 7th के 6 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आपने हमारे जो पहले के 6 चैप्टर तक की क्लासेस हैं वो नहीं देखी है तो उन सब वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और आपको पीडीएफ के लिए डायग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आपको वीडियो अच्छी लगती है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और जो भी आपका सजेशन हो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।